ईरान से सटे इलाके में अमेरिकी सेना की लगातार बढ़ती तैनाती अब सिर्फ संकेत देने तक सीमित नहीं लग रही है, बल्कि ये सच में किसी तैयारी का संकेत दे रही है। अमेरिकी युद्धपोत यूएसएस अब्राहम लिंकन के ईरानी समुद्री इलाके के पास पहुंचने से स्थिति पहले से काफी गंभीर मानी जा रही है। एक दूसरे एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस जेराल्ड फोर्ड अब पूरब दिशा की ओर बढ़ रहा है ताकि संभावित सैन्य अभियानों में शामिल हो सके। इससे ये संकेत मिलता है कि अमेरिका यहाँ कई स्तरों पर सैन्य कार्रवाई के लिए विकल्प तैयार कर रहा है। आज पहली खबर में बात ईरान और अमेरिका के बीच बढ़ते तनाव की। अब एक बुनियादी सवाल खड़ा होता है, आखिर क्यों ईरानी नेता कम से कम सार्वजनिक तौर पर दुनिया की सबसे शक्तिशाली सेना और मध्य पूर्व में उसके सबसे मजबूत क्षेत्रीय सहयोगी के सामने भी अपने रुख पर अड़े हैं? इसका जवाब अमेरिका की ओर से बातचीत के लिए रखी गई शर्तों में छिपा है। ईरान की नज़र में अमेरिकी शर्तें मानना आत्मसमर्पण करने जैसा है। अमेरिकी शर्तों में यूरेनियम एनरिचमेंट को खत्म करना और बैलिस्टिक मिसाइलों की मारक क्षमता को इतनी कम करना कि वे इसराइल के लिए खतरा न रहें जैसी शर्तें शामिल हैं। इसके अलावा कई और शर्तें भी हैं, जैसे पूरे क्षेत्र में सशस्त्र समूहों का समर्थन रोकना और ईरान को अपने नागरिकों के साथ व्यवहार में बदलाव करना भी शामिल है। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भी यही कहा है। ईरानी नेतृत्व के लिए ये कोई सेकेंडरी पॉलिसी नहीं है, ये उस व्यवस्था के मूल तत्व हैं जिसे वो अपना सुरक्षा स्ट्रक्चर मानता है। शक्तिशाली अंतर्राष्ट्रीय सहयोगियों के बिना भी ईरान ने दशकों तक वो चीज खड़ी की है जिसे वो प्रतिरोध की धुरी यानी एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस कहता है। ईरान का बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम उसकी पुरानी पड़ चुकी वायुसेना और एडवांस मिलिट्री टेक्नोलॉजी तक उसकी सीमित पहुंच की कमी की भरपाई करता है। ईरान के परमाणु कार्यक्रम को आधिकारिक तौर पर शांतिपूर्ण बताया जाता है, लेकिन व्यापक तौर पर इसे उसकी प्रतिरोधक क्षमता माना जाता है। ईरान मानता है कि अगर ये शर्तें मान ली जाएं, तो उसकी प्रतिरोधक क्षमता की बुनियाद कमजोर हो जाएगी। ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामेनेई के नजरिए से ऐसी शर्तों को स्वीकार करना डोनाल्ड ट्रंप के नेतृत्व में अमेरिका के साथ सीमित युद्ध का जोखिम उठाने से भी अधिक खतरनाक दिखाई दे सकता है। सैन्य टकराव चाहे वो कितना भी महंगा क्यों ना हो सहा जा सकता है। संभव है कि सहने योग्य समझा जाए, लेकिन अपनी पूरी रणनीति को वापस ले लेना शायद मंजूर ना हो। हालांकि इस आकलन में गहरे जोखिम छिपे हैं और वे केवल ईरान तक सीमित नहीं हैं। किसी भी अमेरिकी अभियान की शुरुआत में शीर्ष नेतृत्व को निशाना बनाया जा सकता है। अगर खामेनेई मारे जाते हैं तो इससे न केवल 3 दशकों से अधिक समय से चला आ रहा उनका शासन समाप्त होगा, बल्कि एक नाजुक क्षण में उत्तराधिकार की प्रक्रिया भी अस्थिर हो सकती है। आर्थिक दबाव जोखिम की एक और कड़ी है। प्रतिबंधों, महंगाई और लोगों की घटती खरीद क्षमता पहले से ही दबाव में है। ईरान की अर्थव्यवस्था पर लगने वाले अतिरिक्त झटके को सहने में कठिनाई महसूस करेगी। तेल निर्यात में मुश्किल या उसके बुनियादी ढांचे को नुकसान देश के लोगों के गुस्से को और बढ़ा सकता है। लोगों के गुस्से को अब तक दबाया गया है, शांत नहीं किया गया है। कागज पर देखा जाए तो तनाव बढ़ने की स्थिति में अमेरिकी सेना के पास अपने सर्वोच्च कमांडर के मकसद को पूरा करने की क्षमता है, लेकिन युद्ध कागज पर नहीं लड़े जाते। वो गलत आकलन, तनाव की बढ़ोतरी और उम्मीद से परे नतीजों की वजह से शक्ल अख्तियार करते हैं। पिछली बार इसराइल के साथ 12 दिनों के युद्ध ने ईरान की कमान संरचना और सैन्य इंफ्रास्ट्रक्चर की कमियों को उजागर कर दिया था। साथ ही इस तरह के सबक भी दिए थे कि हमलों को कैसे सहना है या रणनीति को कैसे फिर से संतुलित करना है, साथ ही दबाव में कैसे जवाब देना है। एक व्यापक टकराव दोनों पक्षों के लिए ऐसे नतीजे लेकर आ सकता है जिसकी शायद उम्मीद दोनों पक्ष न करना चाहें। आयतुल्ला खामेनेई के पक्ष में अब काफी कम पसंदीदा विकल्प बचे हैं। अमेरिका की शर्तें स्वीकार करना शासन की प्रतिरोधक रणनीति को खोखला करने का जोखिम पैदा करता है। उन्हें ठुकराना ऐसे समय में टकराव की आशंका बढ़ाता है जब अंदरूनी हालत पहले ही नाजुक है। उनके इस टकराव को दो तरह से देख सकते हैं। उनके हिसाब से सबसे खराब विकल्प रणनीतिक समर्पण होगा और सबसे कम खराब विकल्प होगा एक सीमित और नियंत्रित हो सकने वाला युद्ध। ईरान फिलहाल सार्वजनिक तौर पर दूसरे विकल्प की ओर झुकता दिख रहा है।